So today we are starting what topic? Optical path. ठीक है, शॉर्ट में आप इसको ओपी लिख दीजिए ताकि ध्यान रहेगा कि हम ऑप्टिकल पाथ की डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास 12th के अंदर ये टॉपिक नहीं है, तो नीट और जेई के लिए हम ये टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। क्लास 12th के लिए नहीं रहेगा ये वाला टॉपिक आपका मेनली। तो देखते हैं अभी इसको यहाँ पर कैसे। तो सबसे पहले ऑप्टिकल पाथ की डेफिनेशन समझ लें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल पाथ। सो ऑप्टिकल पाथ इज दैट डिस्टेंस traveled by the light in vacuum in that same time if it would have traveled the distance in a medium for a given optical length। क्या मतलब हुआ कि लेट्स सपोज ये कोई मीडियम है, ग्लास स्लैब मान लो, कुछ भी मान लो, लाइट इस पॉइंट ए से एंटर करने वाली है और फाइनली इमर्ज होगी बी से, यानी कि यहां से बाहर निकलेगी। और ये जो ग्लास की लेंथ है, यानी कि बाहर तो है एयर, अंदर ये पूरा एक तरह से मीडियम के हिसाब से आप ग्लास स्लैब मान लीजिए, तो ग्लास हो गया और बाहर वापस से एयर में निकल। इस ग्लास स्लैब की जो लेंथ दे रखी है वो एक्स दे रखी है, एक्स यूनिट, एक्स सेंटीमीटर हो, एक्स मीटर हो, एक्स दे रखी है। तो ये जो एक्स मीटर डिस्टेंस है, हमें बताया कि लाइट की स्पीड एयर में तो फिक्स होती है, एयर वैक्यूम के अंदर सी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट डिफरेंट मीडिया के अंदर डिफरेंट स्पीड होती है। तो यहां पर अगर हम इसको ग्लास कंसीडर कर रहे हैं तो इसके अंदर इसकी स्पीड Vm, यानी कि इसको मीडियम m बोल दूं तो उसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड Vm और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μm ले लिया। जब ग्लास ले लेंगे तो यही μm को हम क्या बोल देंगे, μg, और इसी को क्या बोल देंगे, Vg। ठीक है, तो Vm इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, Vm speed of light in the medium m, μm refractive index of medium m, x इसकी जो एक्चुअल ज्योमेट्रिकल लेंथ है, एक्चुअल ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ मीडियम m, यानी कि आपने एक ग्लास स्लैब ले रखी है, तो वो कौन सी, ये जो AB डिस्टेंस है, इस AB मीडियम की डिस्टेंस को हमने क्या बोल रखा है, x डिस्टेंस, x यूनिट, x मीटर हो, x सेंटीमीटर हो, जो भी है। ठीक है, ये चीजें हमने यहां पर ऑलरेडी डिफाइन कर दी। म्यू ए हमें पता होता ही है कि 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या वैक्यूम। ठीक, और इसी तरह से V एयर फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमें पता है। तो अब ऑप्टिकल पाथ को डिफाइन कैसे कर रहे हैं हम, ऑप्टिकल पाथ को बोल रहे हैं कि सर ये ऑप्टिकल पाथ वो डिस्टेंस है जो एक लाइट वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर ले, किसी डिस्टेंस को वैक्यूम में ट्रेवल कर ले, कितने टाइम के अंदर, उतने टाइम के अंदर जितने टाइम में इसने x डिस्टेंस को ट्रेवल किया होता। तो लेट्स सपोज t इज द टाइम, t इज द टाइम इन विच x distance was being traveled by light इन मीडियम m। टी क्या बोल दिया हमने, वो टाइम इंटरवल जिसके अंदर x मीटर डिस्टेंस को लाइट ने इस ग्लास स्लैब AB के अंदर ट्रेवल किया होगा। ठीक है, अच्छा, तो उतने ही टाइम के अंदर अगर ये वैक्यूम के, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए t, x को मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए 100 मीटर, 100 मीटर को ट्रेवल करने में लेट्स सपोज अगेन 7 सेकेंड्स, समझने के लिए बस 100 मीटर को ट्रेवल करने के लिए कितने सेकंड्स लगे, 7 सेकंड्स, कहां पर, ग्लास के अंदर। तो अब सेम टाइमिंग ले लें, 7 सेकंड के अंदर ये वैक्यूम के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, वो उसका ऑप्टिकल पाथ है। तो अगर इसको मैं बोल दूं PQ डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इसने, कितने टाइमिंग के अंदर,
टी टाइम के अंदर। सो पी क्यू इज कॉल्ड द ऑप्टिकल पाथ। ठीक, सो ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in vacuum in the same time interval in which it would have traveled a given path length of सम मीडियम। तो देखिए अब जो मैंने समझाया उसको वर्डिंग में लिख दिया, अगर केवल ये बोलता मैं तो आपको इनिशियली समझ में नहीं आता। तो अब आई गेस दैट वुड बी मच क्लियर कि कौन सी डिस्टेंस लेनी है हमें। ये ओपी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, पीक्यू को। तो ओपी उस पीक्यू डिस्टेंस के बराबर है जो वैक्यूम के अंदर टी टाइम के अंदर इसने ट्रेवल करी होगी। और ये टी टाइम कौन सा टाइम है कि अगर कोई x मीटर लेंथ का कोई मीडियम होता और उस x मीटर को लेंथ को ट्रेवल करने में अगर टी टाइम लगा होता तो उसी टाइम को लेकर के अगर ये वैक्यूम में चल रही होती तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती, उसको ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। अभी कितनों को डेफिनेशन क्लियर हो गई अच्छे से। अब अगर इसका हमें एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है तो कैसे करें। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि इन वैक्यूम केस 1 और केस 2 दो ले लेते हैं, एक वैक्यूम के अंदर ले लेते हैं और एक केस ले लेते हैं किसके अंदर, इन मीडियम M, दो मीडियम के अंदर। हमें ऑप्टिकल पाथ कौन से मीडियम में चाहिए, वैक्यूम के अंदर। तो वैक्यूम का हमारा केस 1 हो गया। तो हमें पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्पीड और डिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी निकल जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। So this is the basic concept related to speed and time. तो हमने बोला in vacuum since speed is equals to, sorry speed चलो डायरेक्टली लिख दूं ना, अब तो यहां बता ही दिया मैंने, distance is equals to speed into time। अगर distance वैक्यूम के अंदर जो ट्रेवल कर ले वही हमारा ऑप्टिकल पाथ है, तो इसके अंदर स्पीड कितनी हो जाएगी, c। कौन से टाइमिंग के अंदर, वो टी टाइम जो इसने x लेंथ को ट्रेवल करने में लिया होगा, तो c इंटू टी। तो ये c इंटू टी, एक तो फॉर्मूला आपके पास ये आ चुका है। लेकिन अगर आपको टाइम इंटरवल ना दिया हो, उसकी जगह आपको सिर्फ x दे रखा हो और म्यू दे रखा हो, यानी कि गिवन थिंग्स क्या क्या है, x है आपके पास और आपके पास म्यू m, यही दो चीजें। इसका मतलब हमें टी को रिप्लेस करना है। आपको क्या बोला गया कि एक ग्लास है, एक ग्लास स्लैब है 10 मीटर लेंथ की या 100 मीटर लेंथ की, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू जी 3/2 हो, 1.5 हो, तो बताओ इसका ऑप्टिकल पाथ क्या होगा। तो अब यहाँ पे टाइम इंटरवल तो दिया नहीं, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है म्यू एंड एक्स की टर्म्स में। ठीक, तो देखो कैसे करते हैं। केस 2 के अंदर बोला हमने इन मीडियम एम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड तो है मीडियम के अंदर vm, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, ए बी डिस्टेंस यानी कि x कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, t टाइम के अंदर। तो यहां से क्या टाइम की वैल्यू निकल जाएगी क्या, t इज इक्वल टू x अपॉन vm, इक्वेशन नंबर 2। ये तो अभी हमने कन्वर्ट कर दी v की टर्म्स में। तो यहां से दूसरा फॉर्मेट, फर्स्ट फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला v की टर्म्स में लिखें तो c इंटू एक्स अपॉन vm, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। अगर आपको म्यू ना दे करके x और स्पीड दे दी जाए मीडियम की, कि ग्लास के अंदर अगर ये 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड से चल रही है और जिसकी डिस्टेंस और उसने कितनी 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो बताओ इसका ऑप्टिकल पाथ कितना होगा। तो सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आ गया। फिर इसके बाद यहां इसको घूर के देखो साहब, इस फॉर्मूले को कुछ कुछ हो रहा है क्या, आपको होना चाहिए। c अपॉन vm कुछ होता है क्या, बिल्कुल होता है। सिंस वी नो दैट, क्या जानते हो आप, बहुत कुछ जानते हो। बाय डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू c बाय vm, स्पीड ऑफ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और ये तो हमें दिख ही रहा है C/V। तो क्या यहाँ पर मुझे थर्ड फॉर्मूला भी मिल गया क्या? ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू C/Vm म्यू m इंटू x। तो ये हमारे पास आ गया म्यू और x की फॉर्म में थर्ड रिलेशन। सो वी गॉट 3 फॉर्मूलाज ऑफ ऑप्टिकल पाथ इन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। एक फॉर्मूला हो गया आपका ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू C इंटू टी। दूसरा हमारे पास हो गया C/Vm इंटू टी। और थर्ड फॉर्मूला C/Vm खुद क्या होता है? म्यू m, सॉरी C/Vm इंटू x, म्यू m इंटू x। सो जो चीज आपको दे रखी हो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्टिकल पाथ निकाल लेंगे। हाँ भाई, एक्सप्रेशन कितनों को क्लियर हो गया? तो ये तो हुआ कि अगर सिंगल मीडियम हो, अगर इसी मीडियम को अगर अब डायरेक्टली अब आप क्या रखोगे, ये चीजें सब कुछ समझ में आई चुकी होगी। मैं इसको रब कर देता हूं ताकि यहां नीचे लिख दूं। तो देखिए, अगर इसी चीज को मैंने डिवाइड कर दिया डिफरेंट मीडियम, एक मान लीजिए एक तरफ ग्लास हो गया, दूसरी तरफ वाटर हो गया, यानी कि 2 मीडियम बन गए। एक मीडियम हो गया M1, एक मीडियम हो गया M2। तो दिस इज M1 मीडियम, M2 मीडियम, यानी कि इसके अंदर μ1 μ2, और जो x है वो खुद ब्रेक हो गई, यानी कि अगर या जो भी डिस्टेंस दे रखी है, x1 दे रखी है, x2 दे रखी है, तो अब इनका अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो आपके लिए तो फर्स्ट वाला आप इसको सोचो कि ये नहीं होता तो इसका ऑप्टिकल पाथ कितना था? तो आप OP1 लिखते μ1x1। आप सेकंड वाले के लिए कहते तो ऑप्टिकल पाथ सेकंड वाले के लिए क्या बोलते? μ2x2। सिंपली देखो ना, म्यू इंटू एक्स, म्यू ऑफ मीडियम इंटू एक्स करना है। तो फर्स्ट वाले का ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं μ1x1, सेकंड का बोलते हैं μ2x2। तो अगर मैं ओवरऑल ऑप्टिकल पाथ पूछूं ए से बी तक तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम ऑप्टिकल पाथ 1 प्लस ऑप्टिकल पाथ 2, μ1x1 प्लस μ2x2। तो इन जनरल अगर फॉर एन डिफरेंट मीडिया रिलेशन मुझे लिखना हो तो क्या लिखूंगा? एन डिफरेंट मीडिया ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू μ1x1 प्लस μ2x2 प्लस μ3x3 सो ऑन। हाँ भाई, जितनी भी कोचिंग होती है उसके अंदर जनरली ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली बोल देते हैं, ये वाली चीज नहीं आती है। आपको बता दिया जाता है कि ऑप्टिकल पाथ एक लाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनटू ज्योमेट्रिकल लेंथ, दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल पाथ। आता कैसे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ऐड क्यों किया वो भी एक्सप्लेन कर दिया। कितनों को ये सारी चीजें अब अच्छे से क्लियर हो गई? सो नाउ माय क्वेश्चन इज, फॉर एनी मीडियम other than vacuum or air, choose the correct option. Choose the correct option. Option A, optical path is equal to geometric length of medium, of given medium. B, optical path is always less than 2 geometric length of medium. C, optical path greater than 2 geometrical length of medium. D, optical path, या इसको D हटाओ, 3 चीज हो गई ना, नन। हाँ भाई, दिस इज माय क्वेश्चन और आपको मुझे इसका आंसर बताना है। तो सॉल्यूशन सभी को समझ में आ गया होगा। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा होता है, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू एक्स और म्यूएम इंटू एक्स बन गया ऑप्टिकल पाथ। और ये पता ही है पहले से बड़ा चल ही रहा है, तो ये आ गया ऑप्टिकल पाथ इज ग्रेटर देन टू ज्योमेट्रिक लेंथ। हमें राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, a ray of light of frequency 5 into 10 to the power 14 hertz is passed through a liquid. The wavelength of light measured
the wavelength of light measured inside a liquid is found to be, the wavelength of light measured inside a liquid is found to be 450 nanometer. 450 nanometer. Calculate the refractive index of liquid. So next question is, a bottom of container is 4 centimeter thick glass slab whose refractive index is 1.5. The container contains two immiscible liquids A and B of depth 6 centimeter and 8 centimeter respectively. What is the apparent position of a scratch on outer surface of bottom of glass slab when viewed through the container? ठीक है, and the refractive index of immiscible liquid A, mu A 1.5 and mu B 1.3. So quickly do it and give me the answer. Okay, so let's do this question. आपको अच्छा खासा टाइम आपने लिया होगा करने के लिए. तो सॉल्यूशन के लिए अगर रफ डायग्राम बना सकते हो हम, तो सबसे पहले काम क्या करना चाहिए? रफ डायग्राम बनाओ. तो हमने बोला कि ये ग्लास कंटेनर दे रखा है जिसकी खुद की थिकनेस, जैसे आप ग्लास जूस पीने जाते हो ना, ग्लास तो दिखता है इतना बड़ा बड़ा, ये इतना बड़ा, ये भारी, लेकिन वो इतना सारा है ना, उसका ग्लास ही मीडियम होता है, तो जूस केवल इतने ही हिस्से में आ पाता है. तो ऐसा ही कुछ है कि इतना पोर्शन थिक, तो 4 सेंटीमीटर थिक तो खुद ग्लास स्लैब है. फिर उसके बाद एक इसके अंदर 2 लिक्विड भर दिए गए इसके अंदर. मान लीजिए जैसे एक ऑयल हो गया और एक वाटर हो गया, तो दोनों लिक्विड हम यहाँ फिल कर देते हैं. तो इसके अंदर ऊपर वाले को आप समझने के लिए ऑयल मान लीजिए, ऑयल वाटर के साथ मिक्स हो नहीं रहा है, तो दोनों ने अलग अलग लेयर बना ली. एक की लेयर है 6 सेंटीमीटर की और एक की लेयर है 8 सेंटीमीटर की. भाई भावनाओं को समझना है ना, ये मत कहना सर ये तो छोटी नजर आ रही है 6 से, कोई दिक्कत नहीं. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए बोल रखा है 6 सेंटीमीटर का रेस्पेक्टिवली 1.4, और इस 8 सेंटीमीटर के लिए म्यू बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.3. और ये वाली जो थिकनेस है ये ग्लास है, तो ग्लास स्लैब होने के कारण इसका म्यू जी दे रखा है आपको 1.5 यानी कि 3/2. अब ध्यान से देखें, सो दिस होल सेटअप इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स. रियल डेप्थ, ये अपने आप में एक रियल डेप्थ कहलाती है. अगर यहाँ पे स्क्रैच लगा दिया जाए, जैसे इंक डॉट वगैरह कुछ भी है, तो वो क्या करेगा? अगर यहाँ पे होता और ऊपर से आप देख रहे होते तो आपको यहाँ कुछ ऊपर उठा हुआ नजर आता. किसके कारण आता नजर? इस ग्लास स्लैब के कारण इतने से ऊपर उठता, और ये इसकी अपरेंट डेप्थ कहलाती. लेकिन यहाँ पर तो 3 है, तो ये कुछ ऊपर उठाएगा, इनके कारण कुछ ऊपर उठेगा, इनके कारण कुछ ऊपर उठेगा, तो ओवरऑल 3 अपरेंट डेप्थ आएंगी. तो टोटल अपरेंट डेप्थ अगर मैं पूछूं इस पूरे सिस्टम के कारण, देन टोटल अपरेंट डेप्थ of whole system will be apparent depth due to glass plus apparent depth due to A liquid और apparent depth due to B liquid. apparent depth कैसे कैलकुलेट करते हैं? apparent depth का फॉर्मूला पता होता है, राम R is equals to A mu, तो A is equals to R by mu. तो यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? रियल डेप्थ ऑफ ग्लास अपॉन म्यू जी प्लस रियल डेप्थ of A upon mu A plus real depth of B upon mu B. ये सब put the value get the answer. real depth इसके अंदर किसका काम कर रही है? ग्लास के लिए 4 का, A के लिए 6 का, B के लिए 8 का. ये करोगे आंसर आ जाएगा. टाइम कम होने के कारण मैं इसको भी यहाँ छोड़ रहा हूँ. फिर इसके बाद आपको क्या बोला गया? कितने से ऊपर उठ गया, यानी कि इसके कारण इतना उठा होगा, इसके कारण थोड़ा और उठा होगा, इसके कारण थोड़ा और उठा होगा. तो इन तीनों के कारण ओवरऑल ये तो आई अपरेंट डेप्थ टोटल, और ये आया इसके कारण टोटल नॉर्मल शिफ्ट. तो टोटल नॉर्मल शिफ्ट पूछा क्या है? कितने से ऊपर उठ गया. तो नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकाल देंगे हम? टोटल रियल डेप्थ माइनस टोटल अपरेंट डेप्थ. आप इसमें से किसको माइनस कर दोगे? 8 + 6 14, 14 + 4 18. तो रियल डेप्थ टोटल तो कितनी हो जाएगी? 4 + 6 10 + 8 18.
और 18 में से ये जो आपने कैलकुलेट किया इसका आंसर यहाँ जाएगा, ये करते ही आपका आंसर आएगा। कैलकुलेट करोगे तो 13 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ रहा होगा, 13.3 के आसपास ये आंसर। 18 माइनस 13.3, सो आंसर वुड बी 4.7 समथिंग, 4.7 सेंटीमीटर से ऊपर नजर आएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? क्विकली टेल मी।